नमस्ते दोस्तों, पीपीएस की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन। कल अपन ने चैप्टर नंबर 3 जेनेटिक्स के बारे में पढ़ा था। उसका कुछ भाग अपन ने पढ़ लिया था और मैं आशा करता हूँ आपको वो भाग समझ में आया होगा। आज नए टॉपिक जेनेटिक्स का ही है, उसी चैप्टर का है, उससे आगे का। जेनेटिक्स के अंदर मेंडल द्वारा कुछ शब्दावलियाँ दी गई है, उन शब्दावलियों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ये शब्दावलियाँ बेहद इम्पोर्टेंट है, इनमें पिछले वर्ष पेपरों में प्रश्न भी आए हैं। ये शब्दावलियाँ आपको याद करनी है। तो पहली शब्दावली है, जो शब्द है वो है जीन। मित्रों, अपन जीन के बारे में देखेंगे। जीन शब्द, जीन शब्द क्या है? वह कारक जो एक लक्षण को नियंत्रित करता है, वह कारक जीन कहलाता है। एक लक्षण को नियंत्रित कैसे करता है? कल अपन ने देखा था, अपन ने मेंडल के विपर्यासी लक्षण देखे थे 7, पादप की ऊंचाई, पुष्प का रंग, पुष्प की स्थिति। तो ये लक्षण है। इन लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए हमारे आनुवांशिक पदार्थ में निश्चित कारक पाया जाता है, उस कारक को ही जीन कहा जाता है। इस जीन शब्द को ही मेंडल के द्वारा कारक कहा जाता था। प्रश्न आता है, कारक शब्द किसके द्वारा जीन के लिए उपयुक्त होता था? तो वो था मेंडल के द्वारा। यानी कि इस जीन को ही मेंडल कारक के नाम से पुकारता था। फिर इस कारक को ही जीन शब्द जो नाम दिया था, वो दिया था जॉनसन ने। इस कारक को ही जीन शब्द जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने इस कारक को ही क्या कहा था? जीन। तो जीन समझ में आ गया क्या मित्रों? वे कारक जो एक लक्षण को नियंत्रित करता है, उस कारक को जीन के नाम से जाना जाता था। मेंडल जीन के लिए क्या शब्द यूज लेता था? कारक। और जीन शब्द किसने दिया था? जॉनसन ने। अगला दूसरा जो इंपॉर्टेंट शब्दावली में दूसरा शब्द आता है, वो है युग्म विकल्पी। क्या मित्रों? युग्म विकल्पी। दूसरा शब्द आता है युग्म विकल्पी। इंग्लिश में कहते हैं एलील। युग्म विकल्पी, प्रत्येक लक्षण के जीन के 2 विपर्यासी स्वरूप पाए जाते हैं। प्रत्येक लक्षण के जीन के 2 विपर्यासी स्वरूप पाए जाते हैं। उन 2 विपर्यासी स्वरूपों को ही युग्म विकल्पी या एलील के नाम से जाना जाता है। जैसे एक लक्षण लेते हैं अपन, पादप की ऊंचाई। पादप की ऊंचाई के जो लक्षण है, उसका जीन है, उसके 2 विपर्यासी है। कैपिटल टी, जिसको अपन लंबापन, पादप की ऊंचाई के लिए लंबापन, स्मॉल टी, पादप की ऊंचाई के लिए बौनापन। यानी कि ये युग्म विकल्पी है। कैपिटल टी लंबापन, स्मॉल टी बौनापन। ये प्रत्येक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के 2 विपर्यासी स्वरूप पाए जाते हैं। उन विपर्यासी स्वरूपों को ही युग्म विकल्पी के नाम से जाना जाता है। अर्थात ये पादप की ऊंचाई को नियंत्रित करने वाले युग्म विकल्पी है। कैपिटल टी लंबेपन के लिए, स्मॉल टी बौनेपन के लिए। इसी प्रकार बीज के, गोल बीज के लिए कैपिटल आर, गोल बीज के लिए कैपिटल आर, गोल बीज के लिए आर, जुरीदार बीज के लिए स्मॉल आर। कैपिटल आर गोल बीज के लिए और जुरीदार बीज के लिए स्मॉल आर। इस प्रकार ये युग्म विकल्पी कहलाते हैं। तो युग्म विकल्पी समझ में आ गई। प्रत्येक जीन को, प्रत्येक लक्षण को नियंत्रित करने वाला कारक जीन कहलाता है तथा जीन के 2 विपर्यासी स्वरूपों को युग्म विकल्पी के नाम से जाना जाता है।
अगला इसी से संबंधित टर्म्स आती है युग्म विकल्पी से संबंधित समयुग्मजी। इंग्लिश में कहते हैं होमोजीनस। समयुग्मजी यदि किसी लक्षण के जीन के दोनों विपर्यासी स्वरूप एक समान है, किसी जीन है उसके दोनों युग्म विकल्पी एक समान है, दोनों युग्म विकल्पी एक समान है, तो उनको समयुग्मजी के नाम से जाना जाता है। जैसे पादप की लंबाई है, पादप की लंबाई के लिए कैपिटल टी, यानी कि ये हो जाएगा आपका समयुग्मजी लंबा। इसी प्रकार स्मॉल टी ये हो जाएगा समयुग्मजी बोना। कहने का तात्पर्य है यदि दोनों युग्म विकल्पी एक समान है, जैसे लंबेपन, समयुग्मजी लंबेपन के लिए दोनों युग्म विकल्पी एक समान है, समयुग्मजी बोनापन के लिए दोनों युग्म विकल्पी एक समान है, तो दोनों युग्म विकल्पी अगर एक समान है तो उसको समयुग्मजी यानी होमोजीनस के नाम से जाना जाता है। तीसरी टर्म से हो गई। चौथा टर्म से विषम युग्मजी। चौथा टर्म से विषम युग्मजी। चौथा टर्म से विषम युग्मजी हेट्रोजीनस। यदि युग्म विकल्पी दोनों असमान है, यदि किसी जीन के दोनों युग्म विकल्पी असमान है तो उसे विषम युग्मजी के नाम से जाना जाता है। जैसे विषम युग्मजी लंबा पौधा, उसको अपन प्रदर्शित करेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी से। तो देखो दोनों युग्म विकल्पी एक समान है, एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, तो दोनों असमान है युग्म विकल्पी, तो इनको विषम युग्मजी के नाम से जाना जाता है। समयुग्मजी दोनों युग्म विकल्पी एक समान हो, विषम युग्मजी दोनों युग्म विकल्पी असमान हो। आगे की जो टर्म्स अपन बात करेंगे वो बेहद इंपॉर्टेंट है, वो है आपके लक्षण प्रारूप, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फिनोटाइप। एग्जाम में सीधा फिनोटाइप नाम से भी प्रश्न आता है और लक्षण प्रारूप नाम से भी प्रश्न आता है। लक्षण प्रारूप क्या है? अगर आपको कोई व्यक्ति के दिखाए और कहे कि इसके बारे में बताना है, तो अगर उस व्यक्ति के आप बाहरी रंग रूप आकार को बताते हो, ये व्यक्ति मोटा है, पतला है, बाहरी रंग रूप, बाहरी उसका प्रारूप देख के उसके लक्षणों के बारे में आप बता देते हो, वही लक्षण प्रारूप कहलाते हैं। यानी कि किसी सजीव के बाह्य प्रतीति, किसी सजीव के बाह्य प्रतीति को देखकर उसके लक्षणों को बता देना लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप कहलाता है। इसके लिए देखो, जैसे अपन बात करेंगे ये लक्षण प्रारूप, इसको फिनोटाइप नाम से पुकारा जाता है। जैसे आपको पौधा दिखे तो उस पौधे के लक्षण में आपको लंबापन, बोनापन सीधा बताना है, उसमें ये नहीं बताना ये आपको समयुग्मजी लंबा है, विषम युग्मजी लंबा है, ऐसा कुछ नहीं। सीधा अगर आपको कैपिटल टी स्मॉल टी दिख जाए, कैपिटल टी स्मॉल टी दिख जाए, इसका मतलब ये भी लंबा है। अगर आपको दोनों कैपिटल टी दिख जाए, ये भी लंबा है। अब ये जो आपको अभी मेरे हिसाब से समझ में थोड़ा दिक्कत आ रही होगी कि कैपिटल टी स्मॉल टी, आगे प्रयोग जब इनके आएंगे, इन प्रयोग में आपको आसानी से ये टर्म समझ में आ जाएगी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी सीधा लंबा, आपको इस कैपिटल टी के कारण दोनों कैपिटल टी ये भी लंबा है। अब आपको इसमें समयुग्मजी, विषम युग्मजी कोई शब्द नाम नहीं लेना, यानी कि आपको केवल उसकी बाह्य प्रतीति देखनी है। बाह्य प्रतीति से आप उसके लक्षणों के बारे में बताते हो तो वो कहलाता है लक्षण प्रारूप। तो लक्षण प्रारूप का उदाहरण हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी लंबा, दोनों कैपिटल टी लंबा। अगला है इसी से संबंधित जुड़ा हुआ प्रश्न शब्दावली से, वो है जीन प्रारूप। जीन प्रारूप मित्रों, इसको इंग्लिश में कहते हैं जीनोटाइप्स।
यानी कि किसी सजीव के आनुवांशिक रचना, उसका आनुवांशिक पदार्थ से पता चलता है कि उसके लक्षण किस प्रकार से हैं, उसको कहते हैं जीन प्रारूप या जीनोटाइप। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें शब्द जुड़ेगा अशुद्ध लंबा या विषम युग्मजी लंबा। ये उसकी आनुवांशिक रचना देख के आप पता कर रहे हो, बाहर से आपको कुछ पता नहीं चलेगा। स्मॉल टी शुद्ध बोना या समयुग्मजी बोना। ये हो गया आपके जीन प्रारूप, यानी कि आनुवांशिक रचना देखकर उसके लक्षणों के बारे में बताया जाता है, उसको जीन प्रारूप कहते हैं। ये लक्षण प्रारूप, जीन प्रारूप कहाँ काम आएंगे, आगे अपन जब संकरण पढ़ेंगे उन संकरणों में आपको प्रश्न आएगा कि इसके कितने लक्षण प्रारूप है, इसके कितने जीन प्रारूप है, तो वहाँ आपको ज्ञात करना आना चाहिए। तो ये हो गया आपके लक्षण प्रारूप संबंधित, जीन प्रारूप। अगला बेहद इंपॉर्टेंट टर्म्स यानी शब्दावली है वो है प्रभावी लक्षण। क्या मित्रों, प्रभावी लक्षण। अगला बेहद इंपॉर्टेंट शब्दावली है प्रभावी लक्षण। प्रश्न आ भी चुका है कि प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं। प्रभावी लक्षण और अगला इससे संबंधित अप्रभावी विलक्षण। प्रभावी लक्षण ऐसे लक्षण जो अपने आप को प्रथम पीढ़ी में प्रदर्शित कर सके, यानी कि वे लक्षण जो अपने आप को प्रथम पीढ़ी में प्रदर्शित कर सके उनको प्रभावी लक्षण कहते हैं, तथा जो लक्षण प्रभावी लक्षण के सामने अपना प्रभाव नहीं दिखा सके वो वहाँ पे कहलाएंगे अप्रभावी लक्षण। यानी ऐसे लक्षण जो अपने आप को प्रथम पीढ़ी में प्रदर्शित कर सके प्रभावी लक्षण, ऐसे लक्षण जो अपने आप को प्रथम पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं कर सके या प्रभावी लक्षणों के सामने अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर सके उनको अप्रभावी लक्षणों के नाम से जाना जाता है। ये टर्म्स मित्रों इस प्रकार से जुड़ी हुई है कि इस चैप्टर को अपन जैसे जैसे कंटिन्यू पढ़ेंगे और चैप्टर का जिस दिन एंड होगा उस दिन सारी चीज़ों का कंक्लूजन देखें तो अपने को ये टर्म्स एक दूसरे से जुड़ी हुई, तो इस प्रकार अपने को पूरा चैप्टर पढ़ने के साथ साथ ये टर्म्स, ये शब्दावली है वो आसानी व ईजी वे से समझ में आ जाएगी। अगली शब्दावली है एक संकर संकरण। उससे अगली है द्विव संकर संकरण। उससे अगली है त्रिसंकर संकरण। उससे अगली है बहु संकर संकरण। एक दूसरे से समान जुड़ी हुई है। एक संकर संकरण, द्विव संकर संकरण, त्रिसंकर संकरण, बहुसंकर संकरण। नाम से ही पता चल रहा है। अब आपको पहले समझना है संकरण क्या होता है। संकरण का मतलब होता है दो पादपों के बीच में उनके पुंकेसर के प्राकरण दूसरे पादप के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित करके नया पादप तैयार करना, वो कहलाता है संकर पादप। जैसे अपन समझते हैं ना संकर बीज, हाइब्रिड बीज। वो बीज क्या है, दो अलग अलग किस्म के, दो अलग अलग गुण वाले पौधों के बीच में संकरण करवा के नया पौधा तैयार किया जाता है ताकि उनमें दोनों पादपों के गुण आ सके, वो कहलाता है संकर। तो यही बात है। एक संकर संकरण किसे कहते हैं, द्विव संकरण, त्रि और बहु। एक संकर संकरण नाम से पता चल रहा है यदि एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण, एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण का मतलब है यदि आप पादप की ऊंचाई ले रहे हो तो पादप की ऊंचाई में उसका विपर्यासी लक्षण क्या हो गया, लंबापन और बौनापन। समझा देता हूं मैं। एक संकर संकरण में पादप की ऊंचाई के बारे में बात कर रहे हो आप, केवल इसके बारे में बात कर रहे हो, ऊंचाई के बारे में। तो इसमें एक जोड़ी विपर्यासी कैसे हो गया, लंबापन और बौनापन,
यानी ये दोनों ऊंचाई के विपर्यासी है। किसके विपर्यासी है? ऊंचाई के विपर्यासी है, लंबापन और बौनापन। यानी एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य संकरण करवाया जाता है तो उसको एक संकर संकरण कहते हैं। दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य संकरण करवाया जाता है उसको द्विसंकर संकरण के नाम से जाना जाता है। तथा तीन जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य संकरण करवाया जाता है उसको त्रिसंकर संकरण के नाम से जाना जाता है। तथा बहुत सारे लक्षणों की वंशागति के बारे में क्रॉस करवाया जाता है उसको बहुसंकर संकरण के नाम से जाना जाता है। 10th क्लास में आपको दो ही संकरण ध्यान रखने हैं, एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण। न तो त्रिसंकर संकरण है न ही बहुसंकर संकरण है। तो एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य संकरण करवाया जाता है उसके एक संकर संकरण कहते हैं। दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य संकरण करवाया जाता है उसको द्विसंकर संकरण कहते हैं। तीन जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य संकरण करवाया जाता है उसको त्रिसंकर संकरण कहते हैं। और बहुत से सारे लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसको बहुसंकर संकरण के नाम से जाना जाता है। ये टर्म्स हो गई आपकी संकरण से संबंधित। इससे आगे एक शब्दावली और है जिसका नाम है व्युत्क्रम संकरण। एक शब्दावली है जिसका नाम है व्युत्क्रम संकरण। ये प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पहुंच चुकी है कि व्युत्क्रम संकरण किसे कहते हैं। व्युत्क्रम संकरण का मतलब है आप दो पादपों के मध्य संकरण करवा रहे हो। एक पादप है ए, एक पादप है बी। एक समय में जब संकरण करवा रहे हो तो पादप ए को आप नर के रूप में काम में ले रहे हो तथा पादप बी को आप मादा के रूप में काम में ले रहे हो। अगले ही संकरण में पादप ए को मादा तथा पादप बी को नर के रूप में उपयोग ले रहे हो तो उसको व्युत्क्रम संकरण के नाम से जाना जाता है। यानी ऐसा संकरण जिसमें एक समय में पादप ए को नर तथा पादप बी को मादा, अगले ही संकरण में पादप ए को मादा तथा पादप बी को नर के रूप में उपयोग लिया जाता है, उसको व्युत्क्रम संकरण के नाम से जाना जाता है। यह हो गया व्युत्क्रम संकरण। उससे अगला परिभाषा है आपका जनक पीढ़ी। जनक पीढ़ी, फिर है F1 पीढ़ी, फिर है F2 पीढ़ी। ये तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक है, जनक पीढ़ी, F1 पीढ़ी और F2 पीढ़ी। जनक पीढ़ी यानी पेरेंटल्स, जब संतति प्राप्त करने के लिए जिन पादपों के मध्य संकरण करवाया जाता है, संतति प्राप्त करने के लिए जिन पादपों के मध्य संकरण करवाया जाता है उसको जनक पीढ़ी के नाम से जाना जाता है। तथा जनकों में संकरण से प्राप्त पीढ़ी को प्रथम पीढ़ी या F1 पीढ़ी के नाम से जाना जाता है। F1 पीढ़ी में संकरण से प्राप्त पीढ़ी को F2 पीढ़ी के नाम से जाना जाता है। तो तीनों शब्द इंटरलिंक हो गए। संतति प्राप्त करने के लिए जिन पादपों में संकरण करवाया जाता है उसको जनक पीढ़ी, जनक पीढ़ी में संकरण से प्राप्त पीढ़ी को F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी में संकरण से प्राप्त पीढ़ी को F2 पीढ़ी के नाम से जाना जाता है। तो तीनों पीढ़ियाँ एक दूसरे से इंटरलिंक है। इससे अगली शब्दावली, टोटल 20 के करीब शब्दावली है। अगली शब्दावली है एक संकर अनुपात। एक संकरण अनुपात। उससे अगली है द्विसंकर संकरण अनुपात। क्या होते हैं ये समझना। एग्जाम में सीधा प्रश्न भी आता है, एक संकर संकरण अनुपात लक्षण प्रारूप क्या होगा, जीन प्रारूप क्या होगा। द्विसंकर संकरण में प्राप्त पीढ़ियों का लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप क्या होगा। आगे के कुछ प्रयोग आएंगे, उनमें अपन
इनको निकालना सीखेंगे कि अनुपात कैसे निकाला जाता है। यहाँ केवल परिभाषा पर ध्यान देंगे। एक संकर संकरण अनुपात से तात्पर्य है एक संकर संकरण करवाने पर प्राप्त पीडी है उनका जो अनुपात निकाला जाता है उसको एक संकर संकरण अनुपात के नाम से जाना जाता है, तथा द्विव संकर संकरण से प्राप्त पीढ़ियों का प्राप्त पीढ़ियों का जो अनुपात प्राप्त किया जाता है उसको द्विव संकर संकरण अनुपात के नाम से जाना जाता है। दोनों टर्म्स ही इजी है। तो एक संकर संकरण अनुपात और द्विव संकर संकरण अनुपात अपन ने प्राप्त किया है। अब इसमें दो टर्म्स और बची हुई है, वो टर्म्स आगे डिटेल में, इसलिए उन टर्म्स को अपन आगे प्रयोग के द्वारा वहाँ पढ़ेंगे। अब आगे है इम्पोर्टेंट फैक्टर स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें है आनुवांशिकी के नियम। आनुवांशिकी के नियम मेंडल ने जो मटर के पादप पर कार्य करके लगातार कितने वर्षों तक किया था? 7 वर्षों तक, 1856 से लेकर 1863 तक 7 वर्ष तक जो कार्य करके निष्कर्ष निकाल के जो नियम दिए थे उन नियमों को आनुवांशिकी या वंशागति के नियमों के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न आता है मेंडल द्वारा आनुवांशिकता या वंशागति के कितने नियम दिए गए थे? तो मेंडल द्वारा ये नियम थे 3। आनुवांशिकता के नियम, आनुवांशिकता के कितने नियम दिए गए थे मेंडल द्वारा? 3 नियम दिए गए थे, और यहाँ से हर साल 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। पहला नियम प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। दूसरा पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम, इसी का अन्य नाम है विसंयोजन का नियम। इसी का तीसरा नाम है या युग्मकों की शुद्धता का नियम। तीसरा नियम है स्वतंत्र अफ्यून का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। प्रश्न आता है आनुवांशिकता के नियम किसे कहते हैं? तो मेंडल द्वारा मटर के पादप पर कार्य करके जो निष्कर्ष प्राप्त किए और उन निष्कर्षों से जो नियम निकाले उन नियमों को ही आनुवांशिकता या वंशागति के नियमों के नाम से जाना जाता है। मेंडल ने अपने प्रयोगों से निष्कर्ष से कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। पहला नियम था प्रभाविता का नियम, दूसरा नाम था पृथक्करण, पृथक्करण का अन्य नाम विसंयोजन, और इसी का अन्य नियम युग्मकों की शुद्धता का नियम। तीसरा नियम था स्वतंत्र अफ्यूहन का नियम। अपन सर्वप्रथम अध्ययन करेंगे प्रभाविता का नियम किसे कहते हैं। पहला है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम इंपॉर्टेंट नियम है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता के नियम में पहली बात ध्यान रखनी है, ये नियम मेंडल द्वारा दिया गया मुख्य एक संकर संकरण पर आधारित था। तो पहले इसकी बात क्या है, ये नियम
एक संकर संकरण पर आधारित है, एक संकर संकरण पर आधारित है। एक संकर संकरण पर आधारित से तात्पर्य यह है कि इस प्रकार के जो नियम है इसमें एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य ही संकरण करवाया जाता है। तो ये नियम एक संकर संकरण पर आधारित है। दूसरी बात, जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य संकरण करवाया जाता है, जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य संकरण करवाया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही अपना प्रभाव दिखाते हैं। इसीलिए इस नियम को प्रभाविता के नियम के नाम से जाना जाता है। यानी कि एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य संकरण करवाने पर प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं, अप्रभावी लक्षण दिखाई नहीं देते। इसलिए इस नियम को प्रभाविता के नियम के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा अपन इसका डिटेल देखेंगे कि प्रभाविता का नियम किस प्रकार प्रयोग द्वारा सिद्ध है। देखो, अपन सर्वप्रथम लेते हैं यहां जनक पीढ़ी। जनक पीढ़ी अभी बताई थी। F1 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए जिन पादपों के मध्य संकरण करवाया जाता है उसको जनक पीढ़ी के नाम से जाना जाता है। तो जनक पीढ़ी में अपन यहां लेते हैं समयुग्मजी। ये सभी टर्म्स आपको पहले इसलिए बताइए क्योंकि ये काम आएगी प्रयोग में। समयुग्मजी लंबे, समयुग्मजी लंबा पादप। अगला है समयुग्मजी बोना, यानी पादप की ऊंचाई के आधार पर अपन लक्षणों पर संकरण करवा रहे हैं। इसका प्रतीक चिन्ह आपको बताया, अभी बताया था। समयुग्मजी लंबे के लिए दोनों कैपिटल टी और समयुग्मजी बोने के लिए दोनों स्मॉल टी। ये हो गए पादप। अब जब संकरण करवाए जाते हैं तो इनके युग्म लेते हैं। क्या लेते हैं? युग्म। और युग्म हमेशा कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। कैसे होते हैं? अगुणित। एक टी लेंगे इसमें से भी एक टी लेंगे, दोनों के मध्य संकरण करवाएंगे, क्रॉस जिसको कहते हैं। ये पीढ़ी जो प्राप्त हुई है इस पीढ़ी को F1 पीढ़ी के नाम से जाना जाता है। F1 पीढ़ी के नाम से जाना जाता है। देखो, जनक पीढ़ी समयुग्मजी लंबे पादप, समयुग्मजी बोने पादप, दोनों के प्रतीक चिन्ह कैपिटल टी, स्मॉल टी, दोनों के युग्मक ले लिए कैपिटल टी और स्मॉल टी। इन दोनों के मध्य क्रॉस करवाया तो प्राप्त हुआ अपने को कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये जो पीढ़ी प्राप्त हुई उसको प्रथम पीढ़ी कहते हैं। अभी अपन ने पहले बात की थी कि जनक पीढ़ी में संकरण से जो पीढ़ी प्राप्त होती है उसको F1 पीढ़ी कहते हैं। तो ये हमारे सामने कौन सी पीढ़ी प्राप्त होगी? F1 पीढ़ी। प्रभाविता का नियम क्या कहता है? अब इस पादप को अपन किस नाम से जानेंगे? इस पादप को अपन नाम से जानेंगे लंबा पादप। लंबा क्यों जानेंगे? इसके पीछे रीजन है कि एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य संकरण करवाने में प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही अपना प्रभाव दिखाते हैं, अप्रभावी लक्षण अपना प्रभाव नहीं दिखाते। इसलिए इसको प्रभाविता के नियम से जाना जाता है। तो देखो, ये लंबेपन का चिन्ह, ये बोनेपन का चिन्ह। प्रथम पीढ़ी में कैपिटल टी स्मॉल टी हो रहा है। ये स्मॉल टी अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं कर रहा है। लक्षण कौन प्रदर्शित कर रहा है? केवल कैपिटल टी। इसलिए अपन इस संपूर्ण पादप को किस नाम से जाना जा रहा है? लंबे पौधे के नाम से जाना जा रहा है। तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही अपना प्रभाव दिखाते हैं। इसी नियम को प्रभाविता के नियम के नाम से जाना जाता है। तो प्रभाविता के नियम की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। प्रभाविता के नियम की बात आई तो क्या करना है? ये नियम एक संकर संकरण पर आधारित है। कैसे है? देखो, अपन ने एक संकर संकरण के बारे में क्या पढ़ा था? एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण। तो एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण ले लिया अपन ने, ऊंचाई के आधार पर ले लिया लंबा और बोना।
तो एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण पर है। तो प्रभाविता का नियम में पहली बात क्या होगी, ये नियम एक संकर संकरण पर आधारित है। दूसरा अपन ने बात लिखी थी, एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य संकरण करवाने पर, एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य संकरण करवाने पर प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही अपना प्रभाव दिखाते हैं, इसलिए इस नियम को प्रभाविता के नियम के नाम से जाना जाता है। तो देखो प्रथम पीढ़ी में केवल कौन सा लक्षण आ रहा है, लंबापन वाला लक्षण आ रहा है, इसलिए इस नियम को प्रभाविता के नियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आपका प्रभाविता का नियम हुआ समाप्त। अगला नियम है विसंयोजन का नियम या पृथक्करण का नियम, या इसी का ही और अन्य नाम है युग्मकों की शुद्धता का नियम। देखते हैं अपन इसको। पृथक्करण का नियम, अन्य दो नाम आपको इसके याद हैं, युग्मकों की शुद्धता के नियम और अन्य इसका नाम है विसंयोजन का नियम। इस नियम की प्रथम बात वही है जो प्रभाविता के नियम की थी। ये नियम भी एक संकर संकरण पर आधारित है। ये नियम भी एक संकर संकरण पर आधारित है। अगली क्या बात स्टार्ट होती है इस नियम की, जब प्रथम पीढ़ी तक अपन ने प्रभाविता के नियम में देख लिया था, प्रथम पीढ़ी तक अपन ने कहाँ देख लिया था, प्रभाविता। जो संकरण से जो प्राप्त जीव है उसको अपन नाम से जानते हैं संकर। किस नाम से जानते हैं, संकर नाम से, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हाइब्रिड। संकरण से जो प्राप्त पौधा होता है उसको संकर, इंग्लिश में कहते हैं हाइब्रिड के नाम से जाना जाता है। तो ये नियम की पहली बात हो गई, ये नियम भी एक संकर संकरण पर आधारित है। ये नियम भी एक संकर संकरण पर आधारित है। अगली बात, जब प्रथम पीढ़ी का जो संकर प्राप्त हुआ है, प्रथम पीढ़ी का जो संकर यानी जो पौधा प्राप्त हुआ है, उससे युग्म बनते समय, उससे क्या बनते हुए, युग्म बनते समय दोनों युग्म विकल्पी अलग अलग युग्मकों में संचरित होते हैं। दोनों युग्म विकल्पी अलग अलग युग्मकों में संचरित होते हैं, इसीलिए इसका पृथक्करण का नियम, क्योंकि पृथक हो रहे हैं दोनों युग्मक। जब युग्मक बन रहे हैं तो इस युग्मक में दोनों युग्म विकल्पी अलग अलग युग्मकों में क्या हो रहे हैं, संचरित हो रहे हैं, इसलिए इसको पृथक्करण का नियम या विसंयोजन या युग्मकों की शुद्धता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अपन ने प्रथम पीढ़ी जो भी प्रभाविता के नियम में देखा था उसमें केवल लंबापन का लक्षण आया था, लेकिन इसमें जो अपन F2 पीढ़ी प्राप्त करेंगे उसमें बोनापन का भी लक्षण आएगा। इसमें किसका आएगा, बोनापन का भी लक्षण आएगा, इसलिए इसको कहते हैं युग्मकों की शुद्धता के नियम, यानी युग्मक शुद्ध रूप से अपने लक्षणों को लेके जाते हैं। तो वापिस एक बार देखेंगे, पृथक्करण का नियम भी एक संकर संकरण पर आधारित है, यानी कि इसमें भी एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य संकरण करवाया जाता है। दूसरा, प्रथम पीढ़ी का जो पादप है उससे युग्मक बनते समय दोनों युग्म विकल्पी अलग अलग युग्मकों में संचरित हो जाते हैं, इसलिए इसको पृथक्करण का नियम, विसंयोजन का नियम तथा युग्मकों की शुद्धता के नियम से भी जाना जाता है। इसका कुछ सांख्यिकी चार्ट है, उसके बारे में अपन देखेंगे। देखो वही प्रभाविता के नियम के जैसे इसमें पहले लेनी है जनक पीढ़ी। जनक पीढ़ी में अपन यहाँ लेते हैं समयुग्मजी, लंबा पादप, यहाँ लेते हैं समयुग्मजी, बोना पादप, समयुग्मजी लंबा पादप, समयुग्मजी बोना पादप। इन दोनों के प्रतीक चिन्ह, दोनों से जो युग्मक बनेंगे वो एक एक लेंगे अपन। इनके मध्य संकरण करवाएंगे।
संकरण में कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलेंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये जो पादप प्राप्त हुआ है वो कौन सी पीढ़ी है? F1 पीढ़ी। और इस पादप का नाम है लंबा पादप। यहां तक की कहानी आपने पहले प्रभाविता के नियम में ही देखी थी, लेकिन अब जो कहानी स्टार्ट होगी वो पृथक्करण नियम की कहानी स्टार्ट होगी। तो यहां तक देख लिया, समयुग्मजी लंबा पादप, समयुग्मजी बोना पादप, इनके प्रतीक चिन्ह ले लिए, इनके युग्मक प्राप्त कर लिए, फिर इनके मध्य संकरण करवाया तो अपने को प्रथम पीढ़ी प्राप्त हुई। प्रथम पीढ़ी में लंबा पादप प्राप्त हुआ। अब आगे क्या लिखेंगे? यहाँ तक लिखने के बाद प्रथम पीढ़ी में स्वपरागण द्वारा F2 पीढ़ी प्राप्त करने पर F1 पीढ़ी में स्वपरागण करवाकर F2 पीढ़ी प्राप्त करने पर, F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए अपन जो संक्रिया काम में लेते हैं उसको कहते हैं पैनल चार्ट। उसको किस नाम से जाना जाता है? पैनल चार्ट। पैनल चार्ट कैसे बनाएंगे देखो। एक यहाँ ध्यान रखना, ये चिन्ह जो होता है वो नर को इंडिकेट करता है, यानी नर के लिए उपयोग किया जाता है ये चिन्ह, और ये चिन्ह जो दिखेगा आपको वो प्रयोग किया जाएगा मादा के लिए। किसके लिए प्रयोग किया जाएगा? वो मादा के लिए प्रयोग किया जाएगा। नर के लिए और मादा के लिए। तो यहाँ अपन लिखेंगे नर, ये चिन्ह आपको दिखेगा मादा। अब जो F1 पीढ़ी का आपको पादप याद होगा, F1 पीढ़ी में अपन यही पादप प्राप्त किया था। ये देख लो, F1 पीढ़ी में अपन यही पादप प्राप्त किया था। इस पादप के F1 पीढ़ी में अपन ने यही पादप प्राप्त किया था। इस पादप के दोनों जो युग्म विकल्पी है इनको टुकड़ों में तोड़ के अपन यहाँ लिख देंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी। यहाँ भी लिख देंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इनके मध्य क्रॉस कराएंगे, कैपिटल टी दोनों को लिखेंगे अपन कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। पहले कैपिटल क्यों लिखा? क्योंकि ये प्रभावी है इसलिए इसको पहले लिखा। स्मॉल टी ये प्राप्त हो गई अपनी कौन सी पीढ़ी? F2 पीढ़ी। कौन सी प्राप्त हो गई मित्रों? F2 पीढ़ी। अब यहां जो अपन ने पहले पढ़े थे लक्षण प्रारूप क्या है, जीन प्रारूप क्या है, वो यहां अपन निकालना सीखेंगे। तो अब आपको F2 पीढ़ी के लक्षण प्रारूप पूछेंगे तो देखो, लक्षण प्रारूप के बारे में मैंने पहले ही बताया था। किसी सजीव के बाह्य लक्षणों को देखना, बाह्य प्रतिरूप को देख के उसके लक्षण बताना, वही कहलाता है लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप। अब यहाँ देखो, ये लक्षण प्रारूप में अपने को देखने से पौधा कैसा दिखाई दे रहा है? लंबा। कैसा होगा? लंबा। अपने को नहीं देखना शुद्ध है अशुद्ध है, केवल अपने को दिख रहा है लंबा, क्योंकि दोनों कैपिटल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैसा दिख रहा है? लंबा। क्योंकि प्रभाविता के नियम में देखा था कैपिटल टी इस स्मॉल टी को दबा देगा, उसको प्रदर्शित नहीं होने देगा, तो ये भी कैसा हो जाएगा? लंबा। ये भी कैसा हो जाएगा? लंबा। केवल एक सिंगल पौधा बचा जो कैसा है? बोना। तो अपने को बाहर से देखने पर 75% पौधे कितने दिखाई दे रहे हैं? लंबे। और 25% पौधे कैसे दिखाई दे रहे हैं? बोने। तो अपन लक्षण प्रारूप में लिखेंगे 75% अनुपात 25%। 75% क्या है? लंबे पादप, और 25% क्या है? बोने पादप।
इनका अनुपात निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3:1। बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पीछे आप वैकल्पिक प्रश्न देखोगे वहाँ आपको ये प्रश्न मिल जाएगा कि एक संकर संकरण से प्राप्त F2PD का लक्षण प्रारूप कितना है, जीन प्रारूप कितना, वो प्रश्न मिल जाएगा आपको। तो लंबे पादप और बौने पादप, तो यानी कि लक्षण प्रारूप कितने प्राप्त हो गए, 3:1। अगला है जीन प्रारूप ज्ञात करना। अगला है जीन प्रारूप ज्ञात करना। जीन प्रारूप में मैंने पहले भी कहा था, किसी पदार्थ की किसी सजीव के आनुवांशिक रचना को, किसी सजीव के आनुवांशिक रचना को जीन प्रारूप के नाम से या जीनोटाइप के नाम से जाना जाता है। तो देखो, ये दिखने में आपको आनुवांशिक रचना में इसको बोलेंगे अपन, दोनों कैपिटल टी है तो शुद्ध लंबा, क्या बोलेंगे, शुद्ध लंबा या समयुग्मजी लंबा, समयुग्मजी लंबा। ये दोनों पादप लंबे हैं, लेकिन कैसे लंबे हैं, अशुद्ध लंबे या विषम युग्मजी लंबे, इसको बोलेंगे अशुद्ध लंबा या विषम युग्मजी लंबा। और स्मॉल टी दोनों हैं उसको बोलेंगे शुद्ध बोना, शुद्ध बोना। तो ये शुद्ध, अशुद्ध, समयुग्मजी, विषम युग्मजी, ये शब्द अपन जो यूज कर रहे हैं वो किसके लिए यूज करेंगे, जीन प्रारूप के लिए। किसके लिए यूज करेंगे, जीन प्रारूप के लिए। तो इसका जीन प्रारूप प्राप्त करने के लिए अपन जीन प्रारूप एक बार देखने के लिए सबसे पहले अपन लिखेंगे समयुग्मजी लंबे पादप अनुपात विषम युग्मजी लंबे पादप अनुपात समयुग्मजी बौने पादप। देखो ये चार्ट देखने से समयुग्मजी लंबे कितने अनुपात में है, 25% के अनुपात में है। कितने अनुपात में, 25% के अनुपात में। विषम युग्मजी लंबे 50% के अनुपात में है और समयुग्मजी बौने 25% के अनुपात में। इसको निकालने पर ये समयुग्मजी लंबे पादप कितने थे, 25%, विषम युग्मजी लंबे 50%, समयुग्मजी बौने 25%। अनुपात निकालेंगे तो 1:2:1। बेहद महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक संकर संकरण में प्राप्त F2PD में जीन प्रारूप क्या होगा, 1:2:1। एक संकर संकरण में प्राप्त F2PD में लक्षण प्रारूप क्या होगा, 3:1। अब ये एक संकर संकरण समझ लो, पृथक्करण का नियम समझ लो, एक ही बात है। क्योंकि पृथक्करण का नियम भी किस पर आधारित है, एक संकर संकरण पर ही आधारित है। पृथक्करण के नियम को अपन थोड़ा सा वापिस रिवीजन करेंगे कि पृथक्करण का नियम क्या है, थोड़ा सा आपको डिटेल में समझ में आना चाहिए। पृथक्करण के नियम की पहली बात अपन ने देख ली थी कि ये नियम भी एक संकर संकरण पर आधारित है। ये बात क्लियर है, क्योंकि इसमें एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य संकरण करवा रहे हैं, इसलिए ये नियम एक संकर संकरण पर आधारित है। दूसरा, इस नियम में F1PD में प्राप्त संकर यानी F1PD में प्राप्त पौधा है, उससे युग्मक बनते समय दोनों युग्म विकल्पी अलग अलग युग्मकों में गमन करते हैं, इसलिए इसको पृथक्करण का, विसंयोजन का और युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं, क्योंकि F2PD में आपको पता है कि बोना पौधा भी प्राप्त आ रहा है,
उसका युग्म विकल्पी जब युग्मक में स्वतंत्र रूप से गया है, उस युग्मक में गया है बौनेपन का युग्म विकल्पी, इसलिए तो F2PD में बौना पदा प्राप्त हुआ है, इसलिए इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम के नाम से भी जाना जाता है। तो पृथक्करण का नियम आपको समझ में आ गया। यही कहानी एक संकर संकरण में, इससे संबंधित प्रश्न आ गए कि एक संकर संकरण में प्राप्त पादपों का लक्षण प्रारूप कितना है, तो 3:1। जीन प्रारूप कितना है, 1:2:1। तो आज अपन ने आनुवांशिकी की शब्दावली, वंशागति के ये 3 नियम थे, उनमें से अपन ने 2 नियमों के बारे में विस्तार से चर्चा कर ली है। प्रभाविता का नियम आपको समझ में आ गया, पृथक्करण का नियम जो आपको डिटेल से बता दिया है। आगे का जो एक लास्ट वंशागति का नियम है, स्वतंत्र अफ्यून का नियम, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।